Children, we were on the 10th chapter of EVS वॉल्स टेल स्टोरीज। अब ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग ये देख रहे थे कि एक राजा ज़्यादातर दूसरे राजा पर अटैक कर देता था ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी को और उसके किंगडम को अपने राज्य में मिला ले। सो वाई दीज अटैक्स? अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, लोग शांति से क्यों नहीं रहते, वो एक दूसरे पर अटैक क्यों करते रहते हैं। While we were all talking, Sridhar called us to see a big gun, cannon. We ran up the steps. जैसे कि वो लोग बातें कर रहे थे, श्रीधर, शैलजा और दीदी, तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी सी गन थी। ये देखिए, एक बहुत बड़ी सी गन, इसे हम कैनन बोलते हैं, तोप बोलते हैं। तो तोप के द्वारा क्या होता है कि बड़े से बॉम्ब्स जो थे वो ऐसे उसमें डाल के और हिट किए जाते थे, जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग जो थे उनकी डेथ हो जाती थी। लोगों मतलब बड़ा धमाका होता था। तो जैसे आज के समय में मिसाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो शैलजा कहते हैं ये बहुत बड़ी गन जो है ये सुल्तान, ये तोप कहलाती है। तो वो लोग एकदम ऊपर चढ़ के गए और उन्होंने गन या कैनन को देखा। शैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन। तो शैलजा ने बोला ये सुल्तान की बहुत बड़ी सी गन होगी। तो दीदी ने बताया दिस वॉज यूज्ड बाय औरंगजेब। His full army came with their guns and cannons to attack, but they could not even enter the fort. For 8 months they camped outside the fort. अब दीदी ने बताया ये जो बड़ी सी गन है ये औरंगजेब की है। औरंगजेब जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था। एक्चुअली उसके बाद और भी सुल्तान हुए, बट वो इतने रिनोन नहीं थे जितना, और इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितना कि औरंगजेब था। तो औरंगजेब हम कह सकते हैं लास्ट मुगल किंग विच वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल किंग्स आए वो काफ़ी वीक थे, उन्होंने अपनी किंगडम को इतना ज़्यादा वो लोग नहीं बढ़ा पाए। तो यहाँ पे औरंगजेब इस गोलकोंडा फोर्ट पर अटैक करने आया अपनी पूरी आर्मी के साथ। अब औरंगजेब के पास बहुत बड़ी बड़ी गन्स एंड कैनन्स थी, तो वो उनको लेकर अटैक करने के लिए आया। उसने सोचा इतना बड़ा फोर्ट है और मैं इसको अपने कब्जे में ले लूँगा। लेकिन वो 8 मंथ्स तक वो बाहर कैंप लगाए रहा, डेरा डाले रहा, लेकिन उसने बहुत कोशिश की बट वो फोर्ट के अंदर घुस ही नहीं पाया। और 8 मंथ्स तक पूरा वहाँ पे इंतज़ार करने के बाद और पूरी कोशिशें करने के बाद वो वापस चला गया। और जब औरंगजेब वापस गया तो अपनी गन्स एंड कैनन्स, बहुत सारी चीज़ें वो यहीं छोड़ गया। तो वही कैनन जो यहाँ पे दिखाई गई है ये वास्तव में औरंगजेब की कैनन थी, जो बाद में यहाँ उन्होंने किले में बाद में गोलकोंडा के लोगों ने अपने किले के अंदर रख ली। अब शैलजा, वाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली? अब देखिए गोलकोंडा तेलंगाना दिल्ली से बहुत दूर है। तो शैलजा कह रही है कि इतनी दूर आर्मी आई थी अटैक करने। मीन सोचिए, लोग इतने दूर दूर के किंगडम को भी अपने सीमा में मिला देना चाहते थे। मीन्स द पीपल वर एट दैट टाइम ऑल्सो पीपल वर सो मच ग्रीडी दैट दे वॉन्टेड टू एक्सपेंड दियर किंगडम, कि वो कितनी दूर दूर तक जा जाके और अपने किंगडम को फैलाना चाहते थे। कहाँ दिल्ली और कहाँ तेलंगाना, कितना डिस्टेंस है, लेकिन तब भी औरंगजेब वहां से आया ताकि वो अपना किंगडम गोलकोंडा में भी एक्सटेंड कर सके। दीदी, इन दोज डेज एम्परर्स एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक, दे ट्राइड टू मेक स्मॉलर किंगडम ए पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। दिस वॉज डन समटाइम्स बाई फ्रेंडशिप, समटाइम बाई फ्लैटरी और इवन बाई मैरिजेस बिटवीन फैमिलीज, एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्कड दे ऑल्सो अटैक्ड देम। अब दीदी बोलती है कि उन दिनों भी सारे जो एम्परर्स, जो सम्राट होते थे, एम्परर किसको बोलते हैं, जो कि जिसका किंगडम बहुत बड़ा होता है और जिसके अंडर में कई छोटे छोटे किंग्स एंड छोटे छोटे किंगडम्स आते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े जो किंग्स एंड एम्परर्स होते थे वो कुछ तरीके लगाते थे, बड़ी ट्रिक्स से काम करते थे और छोटे छोटे किंगडम को अपने राज्य में मिला लेते थे। इसके लिए कभी कभी वो फ्रेंडशिप का नाम दे देते थे और कभी कभी ऐसी फ्लैटरी करके या फिर आपस में मैरिजेस करके या फिर कुछ भी ऐसे करके ट्रीटी वगैरह संधि करके वो छोटे छोटे राज्यों को अपने में मिला लेते थे, जिससे कि उनको बड़ी
एक उनका ग्लोरी उनकी बढ़ जाती थी कि उनका किंगडम इतना बड़ा है। जब इसमें से कोई टेक्निक काम नहीं करती थी तो वो छोटे छोटे किंगडम्स पर अटैक कर देते थे। तो ऐसे ही औरंगजेब ने भी गोलकोंडा पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन औरंगजेब ना तो गोलकोंडा को जीत पाया, इवन वो उसके अंदर भी नहीं जा पाया। वाई इज इट दैट औरंगजेब्स army could not get into the fort? He had so many soldiers and big guns. अब देखिए औरंगजेब तो उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग किंग था, उसके पास बहुत सारे सोल्जर्स थे, बड़ी बड़ी गन्स थी, बहुत बड़े कैनन्स भी थे, इसके बाद भी वो गोलकोंडा फोर्ट पर अपना अधिकार नहीं कर पाया। बेटा इसके लिए हम लोग गोलकोंडा का जो सिक्योरिटी सिस्टम देखते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। उनके पास बैस्टियंस बहुत थे, उनके पास क्या थी, इतनी मोटी दीवार थी, तो इतनी ऊंचाई से दूर से ही वो अपने एनिमीज को देख लेते थे और इससे पहले कि एनिमी पास आए वो उस पे खुद पे उस यूनि पे अटैक कर देते थे। और इसके लिए औरंगजेब ने क्या किया कि 8 महीने तक कम से कम वहां पर उसने अपना कैंप लगाए रखा, उसने अपना डेरा डाले रखा कि ये लोग कभी तो फोर्ट के बाहर निकलेंगे। लेकिन फोर्ट के अंदर क्या था, उनको पानी की भी सारी अरेंजमेंट थे, फोर्ट के अंदर फैक्ट्रीज भी थी, फोर्ट के अंदर खेत भी थे, फील्ड्स भी थे, गार्डन्स भी थे, तो अंदर उनके जरूरत की सारी चीजें अवेलेबल थी। तो कोई फोर्ट के बाहर ही नहीं निकला और अंत में औरंगजेब थक के हार कर वापस चला गया। शैलजा, डिडंट यू सी दीज स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स? अब दीदी शैलजा कह रही है इतनी स्ट्रॉन्ग मोटी वॉल्स को नहीं देख रहे तुम? In the map, there is a long, deep ditch along the wall. How could the army enter? देखो इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल होने के बाद भी उन्होंने जो फोर्ट के किनारे किनारे एक बहुत गहरी एक खाई खोदी हुई थी, डिच खोदी हुई थी, जिससे कि क्या करते उनके जो शत्रु लोग हैं, उनके जो हॉर्सेस, क्योंकि शत्रु जो आएंगे वो तो हॉर्सेस पे या एलिफेंट्स पे उन्हीं पे सवार होके आते थे, तो वो उस नाली को पार ही नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये उस लोगों ने अपना सिक्योरिटी सिस्टम गोलकोंडा में बहुत ही मतलब मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम था जिसको औरंगजेब भी नहीं तोड़ पाया। Sridhar, if the army tried to come from the different side, then the soldiers in the bastion would have seen it from a distance. No wonder it was difficult to attack the fort. अब फोर्ट ऑलरेडी इतनी ऊंचाई पर था, प्लस उसमें चारों तरफ 87 बैस्टियंस थे, तो बैस्टियंस से वो लोग दूर से होल से बैठ के और उसके ऊपर खड़े होके दूर से एनिमीज को देख लेते थे और कोई एनिमी पास आने की कोशिश करेगा तो उस पर अटैक कर देते थे। तो इस तरह से इसका सिक्योरिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग होने के कारण औरंगजेब भी इसको विन नहीं कर पाया। कल्याणी, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स विद ऑल देयर गन्स, हियर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड फुल्ली प्रिपेयर्ड। अब कल्याणी कह रही है जरा इमेजिन करो कि सुल्तान औरंगजेब तो पूरा अपने एलिफेंट और गन्स और आर्मी लेकर आ रहा है, लेकिन यहाँ गोलकोंडा फोर्ट के लोग तो इतना प्रिपेयर्ड होके बैठे हैं कि उन्हें किसी से कोई खतरा है ही नहीं। वो कैसे उन्होंने औरंगजेब को भी वहां से भगा दिया, भागने पर मजबूर कर दिया। शैलजा, ओ नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग, व्हाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स? अब बेटा वॉर कभी भी हो तो दोनों साइड के लोग क्या होते हैं, सोल्जर्स मारे जाते हैं, लोग मारे जाते हैं। तो शैलजा ने पूछा लोग क्यों युद्ध करते हैं, वॉर्स क्यों होती हैं, क्यों लोगों की जान जाती है? वास्तव में एक थोड़ी सी ज़मीन के लिए, थोड़े से और अपनी ग्लोरी को बढ़ाने के लिए लोग फालतू में एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं और इस अटैक करने की प्रोसेस में कितने लोगों की जान फालतू में चली जाती है। श्रीधर, गन्स एंड कैनन्स आर द थिंग ऑफ द पास्ट नाउ, दीज डे मैनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स, अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन। अब पुराने ज़माने में जो गन्स एंड कैनन्स थी वो तो चलो पुरानी बात हो गई, श्रीधर ने कहा, लेकिन अब तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक वेपन्स हर कंट्री के पास हैं, लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। अब ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एक न्यूक्लियर बॉम्ब पूरे पूरे कंट्री को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एक सिंगल बॉम्ब भी कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, विनाश कर सकता है। तो आज भी क्या होता है, आपस में देशों में लड़ाई ना हो, इसको इन मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या है, इंटरनेशनल एजेंसीज बनी हैं, लाइक यूनाइटेड नेशंस हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसमें कि क्या होता है कि कोई भी जो कंट्रीज़ के बीच का डिस्प्यूट है उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है ताकि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध लड़ने से सारी कंट्री का
दोनों कंट्रीज़ का नुकसान होता है, साथ में अदर कंट्रीज़ जो इन कंट्रीज़ को हेल्प करती हैं वहाँ भी डिस्ट्रक्शन होता है। कुल मिला के कॉमन पीपल बहुत ही विनाश को देखता है। तो इस डिस्ट्रक्शन को बचाने के लिए इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं जो कंट्रीज़ के बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व करती हैं। Discuss. Have you recently read or heard about any country attacking or going to war with another country? क्या रिसेंटली तुमने सुना है कि कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ वॉर करने जा रही है? बेटा अभी हमारे कंट्री और चाइना के बीच काफ़ी टेंशन थी, काफ़ी हम लोगों के बीच में छोटे छोटे जो वॉर्स हुए, क्लैशेस हुए। तो बड़ा वॉर तो नहीं हुआ लेकिन छोटे छोटे क्लैशेस काफ़ी हुए जिसमें हमारे भी सोल्जर्स मारे गए और उनके भी सोल्जर्स मारे गए। फाइंड आउट व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस वॉर। बेटा अब इस वॉर का क्या रीज़न था? यहाँ भी थोड़ी सी ज़मीन पर कब्जा करने का लालच, बस वही एक रीज़न था। चाइना ने हमारी लैंड को कब्जा करने की कोशिश की और हमने उसे बचाने के लिए उससे फाइट की, और जिसमें हमारे भी सोल्जर्स मारे गए और उनके भी मारे गए। बट फाइनली हम लोग अपनी प्लेस पर जस्टिफाइड थे, क्योंकि हम अपनी ज़मीन दूसरों को क्यों दे दें? चाइना हमारी थोड़ी थोड़ी ज़मीन को कब्जा करना चाहता है, तो इसके लिए हमें फाइट मजबूरी में करनी पड़ी। अदरवाइज इंडिया हैड नेवर अटैक्ड एनी कंट्री। हमारे देश भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन अगर कोई दूसरा हमारे पर आक्रमण करता है देन वी हैव टू गिव द आंसर, तब हमें उसका आंसर देना होता है। व्हाट काइंड ऑफ वीपन्स वर यूज्ड इन दिस वॉर? बेटा जो अभी क्लैशेस हुई इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें तो सिंपल मतलब कि कोई भी ऐसा बड़ा जो वेपन था वो यूज़ नहीं हुआ। कुछ लड़ाई तो कांटेदार तारों से और थोड़ी बहुत गन से भी हुई, लेकिन डंडों से और कांटेदार तारों से वहाँ पे लड़ाई हुई। तो ये क्लैशेस अभी ज़्यादा ऊंचे लेवल पर नहीं गए, लेकिन फिर भी लोगों की जान तो गई। What kind of destruction was caused because of this? हमने अभी बात की, इसके कारण हमारे कई सोल्जर्स मारे गए और हमारे देश के सोल्जर्स ने भी चाइना के कई सोल्जर्स को मार गिराया। फाइंड आउट द बिग गन दैट श्रीधर सॉ वॉज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज? अब बेटा श्रीधर ने जो गन देखी वो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, कांसे की बनी हुई थी। ये ब्रॉन्ज क्या होता है? ये ब्रॉन्ज एक प्रकार का मिक्स मेटल होता है जो दो मेटल को मिला के बनाया जाता है। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन को मिलाकर बनता है। कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनता है। और ये ब्रॉन्ज़ के बर्तनों भी हमारे घर में कई यूज़ होते हैं जो हम लोग को डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में मेडल देते हैं। फर्स्ट मेडल तो गोल्ड मेडल होता है, सेकंड मेडल सिल्वर मेडल होता है और थर्ड ये ब्रॉन्ज़ होता है। ब्रॉन्ज़ कॉपर और टिन को मिलाकर बनता है। इन दोनों मेटल्स को पहले पिघलाया जाता है, फिर कॉपर और टिन को मिला के एक नया मेटल बन जाता है और इसके हम लोग बर्तन और डिफरेंट जो मूर्तियाँ हैं और सुंदर सुंदर जो आइकॉनिक पीस हैं वो ब्रॉन्ज़ के बने हुए हम लोग आज भी यूज करते हैं। ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मैनी थिंग्स सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। वन वॉन्डर्स हाउ दे took out copper and tin from their deep mines, melted these metals and turned them into beautiful things. अब देखिए ये भी हमारे लिए कितने आश्चर्य की बात है कि अभी थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, मतलब हज़ारों सालों से ब्रॉन्ज का यूज़ हो रहा है। और जबकि आज हम सोचते हैं हमारी साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम कॉपर की माइन से कॉपर निकाल लेते हैं, टिन की माइन से टिन को निकाल लेते हैं, लेकिन उस समय भी कॉपर एंड टिन को उनकी माइंस से निकाला जाता था और उसको मेल्ट कराया जाता था और फिर दोनों को एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में मिला करके एक नया मेटल बना देते थे। मीन्स पहले के समय में साइंस बहुत बहुत डेवलप्ड थी। आज हम अपने ऊपर बहुत प्राउड करते हैं, बट पुराने समय में भी साइंस बहुत डेवलप्ड थी। तो कॉपर एंड टिन को मिला के जो ब्रॉन्ज बनता है उसका यूज़ कितने पुराने समय से हो रहा है। इसके अलावा पुराने समय में ब्रास, पीतल के बने हुए बर्तन बहुत यूज़ होते थे और ब्रास तो आप जानते हैं किससे बनता है? कॉपर एंड जिंक से मिला के बनता है। कॉपर एंड जिंक को मिलाकर ब्रास बनता है जिसे पीतल कहते हैं और पीतल से भी हम लोग डिफरेंट मूर्तियाँ, मॉन्यूमेंट्स एंड आइकॉनिक पीसेस एंड बर्तन वगैरह
बनाते हैं जो कि हमारे घरों में भी यूज़ होते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट सम ऑफ द थिंग्स मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज दैट वर और स्टिल यूज्ड इन योर हाउसेज। फ्रॉम इट्स कलर ट्राई टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम इज मेड फ्रॉम कॉपर, विच फ्रॉम ब्रास एंड विच फ्रॉम ब्रॉन्ज। अब बेटा कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज इनका कलर अलग अलग हो जाता है। कॉपर तो प्योर मेटल हो गया जो थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, एकदम ब्राउन टाइप का होता है। ब्रास जो होता है वो येलोइश होता है। ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक को मिलाकर बनता है। अब ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कुछ ग्रे कलर का होता है। तो हम अपने इस कलर से इन तीनों को पहचान जाते हैं। ठीक है। When there was no telephones, अब पुराने समय में टेलीफोन नहीं होते थे तो लोग एक दूसरे को मैसेजेस कैसे देते थे? तो उस समय पर कुछ लोग होते थे जो कैरियर के रूप में यूज़ होते थे, जो फटाफट एक मैसेज दूसरे लोगों तक पहुंचा देते थे। या फिर उस समय कुछ एनिमल्स, कुछ बर्ड्स का यूज़ किया जाता था जो मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते थे। वो बर्ड्स इतनी इतनी अच्छे से ट्रेंड होती थी कि वो जिनको देने के लिए मैसेज देने के लिए बोला जाता था वो मैसेज केवल उसी व्यक्ति तक पहुंचाती थी। और उसके अलावा कुछ ऐसे वेपन्स भी यूज़ किए जाते जैसे तीर, तो तीरों में भी, एरोज़ में भी कुछ मैसेज को ऐसे करके फंसा दिया और एरो के थ्रू अपना मैसेज, एरो दूर उन्होंने जैसे ही शूट किया तो एरो के साथ साथ मैसेज भी दूर जाके पहुंच गया। सो दीदी asked us to wait at the king's palace. She herself went to Fateh Darwaja. A while later, we heard Didi's voice. Alert! I am Sultan Abu Hassan. I am very fond of music and Kuchipuri dance. We all laughed. We were surprised how Didi voice could be heard from so far. She later told us that if you stand at Fateh Darwaja, whatever you speak can be heard at King's Palace. अब देखिए एक नया तरीका। वैसे हमें अपने घर में भी किसी से बात करनी होती है, अपने नेबरहुड में किसी से बात करनी होती है, हम फटाफट फ़ोन का यूज़ करते हैं। पर उस समय फ़ोन नहीं थे, पर उन्हें पता था कि वॉइस जो होती है रिफ्लेक्ट होती है, वॉइस रिफ्लेक्ट होके गूंजती है। तो उसी उन्होंने वॉइस के रिफ्लेक्शन के आधार पर ऐसे फोर्ट को बनाया कि फतेह दरवाज़ा में आप कुछ धीमी आवाज़ में भी बोलोगे तो वो भी किंग के पैलेस में सुनाई पड़ जाएगा। मतलब इस तरह से वॉइस इधर से उधर रिफ्लेक्ट होके और फाइनली किंग के पैलेस में वो बात सुनाई पड़ती थी। तो ऐसे दीदी ने भी एक गेम किया कि वो फतेह दरवाजा के पास गई और बोली, सावधान, मैं सुल्तान अबू हसन हूँ, मुझे म्यूजिक और कुचिपुड़ी डांस बहुत पसंद है। तो सभी हंसने लगे। तो उन्होंने सोचा कि दीदी की आवाज़ यहाँ तक कैसे सुनाई पड़ी। तब दीदी ने बताया, नहीं, आप फतेह दरवाजा में कुछ भी बोलोगे तो किंग के पैलेस तक सुनाई पड़ेगा। इस तरह दीदी ने एग्जाम्पल दिया। अब देखिए अरेंजमेंट ऑफ वाटर। अब देखिए इस पिक्चर में हम लोग ये बुलक्स देख रहे हैं। देखिए बुल्स है ना, ये बुल्स क्या कर रहे हैं, ये इसको राउंड राउंड डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए ये राउंड एक सिस्टम है व्हील्स जैसा, जिसमें ये तरह तरह की ये इसमें डिफरेंट बकेट्स हैं। तो ये बुल्स के घूमने से क्या हो रहा है कि ये सिस्टम कुछ हिल रहा है, उससे ये सिस्टम जो है मूव करता है। पहले ये सिस्टम मूव करेगा, ये इससे कनेक्टेड है, फिर ये सिस्टम मूव करेगा और पानी ऊपर की ओर लिफ्ट हो जाएगा। फिर इस पानी को मोटे मोटे पाइप से महल के हर पार्ट में पहुंचाया जाता है। तो बुल्स के थ्रू पानी जो है वो खींचा जाता था। द पिक्चर, ये हमें कैसे पता चला, हमने वहाँ पे पेंटिंग देखी तब हमें पता चला कि पानी को ऊपर खींचने का सिस्टम वहाँ पर ऐसा था। The picture shown here is made after seeing very old painting of those times. Can you think why bullocks have been used here? अब देखिए ये बहुत पुराने समय की पेंटिंग है जो गोलकोंडा में ही देखी गई। अब यहाँ बुलक्स को यूज़ किया जा रहा है ताकि वो पानी को नीचे से खींच सकें। आजकल हम मोटर्स लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग मोटर, किसी फाउंटेन को चलाने के लिए या पानी को नीचे से ऊपर खींचने के लिए वो लोग बुलक्स को यूज़ करते थे। केवल बुलक्स को यूज़ करके वो पानी को खींच रहे थे। अब बुलक जो था, एक व्यक्ति बुलक्स को चला रहा है और राउंड राउंड मोशन में ये घूम रहे हैं, जिससे ये मशीन घूम रही है। Which direction drum attached to the rod moves when the bullocks move? In which direction would the toothed wheel move? अब ये एक toothed wheel है, वो मूव करता है। अब ये toothed wheel देखिए, ये toothed wheel है, ये जब मूव करेगा तो फिर ये जो सिस्टम है ये मूव करेगा। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पॉड्स जो हैं इस व्हील में हैं और ये पॉड्स बारी बारी से ये व्हील घूमेगा और बारी बारी से ये पॉड्स फिल होते जाएंगे। Look at the pole shown
अंडर द ग्राउंड ज्वाइंस द अनदर व्हील विच हैज़ अ नंबर ऑफ पॉट इन इट। इस तरह से ऐसे सिस्टम बनाया गया, एक व्हील बनाया गया जिसमें कि बहुत सारे पॉट्स लगे हुए हैं राउंड, जैसे कि झूले होते हैं ना, उसे उसी तरह से ये पॉट्स इसमें लगे हुए हैं। और ये जब बुलक मूव करते हैं तो ये पार्ट मूव करता है, तो फाइनली जो है पानी यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, और ये पानी इससे फिर इसमें चढ़ जाता है और फाइनली फिर पानी मोटे मोटे पाइप्स के थ्रू पैलेस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है। नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गारलैंड ऑफ पॉट लिफ्ट वाटर फ्रॉम द लैंड। अब देखिए ये बिल्कुल पॉट का गारलैंड हो गया ना, बिल्कुल इसने जैसे ये इसमें जो है ना पॉट का गारलैंड हो गया है ना। अब ये पानी को कैसे कैसे नीचे से ऊपर पानी को निकालता होगा हॉस से। Now, do you now get some idea about the tank could have been filled by lifting water from the wells? इस तरह से ये लोग हॉस को भरते होंगे और पानी को ऐसे नीचे से लिफ्ट किया जाता होगा, इससे हमको ये आइडिया मिलता है। इवन टुडे वी कैन सी क्ले पाइप्स इन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट। और हमने वॉल की पूरी मतलब कि जो फोर्ट की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्ले के मिट्टी के पाइप्स देखे। मीन्स इन मिट्टी के पाइप्स के थ्रू फोर्ट के हर पार्ट में पानी सप्लाई होता था। जैसे हम लोग मोटर चलाते हैं और टैंक में पानी भरते हैं और टैंक में पाइप जो होते हैं वो हर बाथरूम में और हर वॉशरूम में पानी पहुंचाते हैं, किचन्स में पानी पहुंचाते हैं, वैसे वहाँ क्ले पाइप्स होते थे और उसके थ्रू हर जगह पानी पहुंचता था। इन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट दीज पाइप वुड हैव बीन यूज्ड टू कैरी वाटर टू डिफरेंट प्लेस इन द पैलेसेस। और इन क्ले पाइप से पैलेसेस के डिफरेंट पार्ट में पानी पहुंचा दिया जाता था। What else have you seen such wheels attached to each other, for example in the gear of a cycle or somewhere else? अब बेटा ऐसे व्हील्स हम लोग कहाँ देखते हैं, जब हम लोग मेलों में झूला उला देखते हैं ना तब ऐसे व्हील्स जो हैं वो देखते हैं। ठीक है, ऐसा व्हील कहाँ होता है, जब मेलों में हम लोग झूला झूलते हैं ना तो झूले में क्या होता है, ऐसे करके सीट्स लगी होती हैं और इन सीट्स में लोग बैठते हैं, कोई इसको ऐसे घुमाता है और हम लोग आराम से ऐसे झूला झूलते हैं। तो ऐसे हमने व्हील्स ऐसे जगहों पर देखे हैं। और साइकिल में भी व्हील लगा होता है और जो हमारे जितने मोटर व्हीकल्स होते हैं सब में व्हील लगा होता है। लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज पम्प्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेसेस। हम इन पिक्चर को देख के इमेजिन कर सकते हैं कैसे वाटर नीचे से खींचा जाता होगा, लिफ्ट किया जाता होगा और ऊंचे प्लेसेस पे भेजा जाता होगा क्ले पाइप के थ्रू। हाउ द इज वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इज वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा आजकल हम पानी को कैसे लिफ्ट अप करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पंप के की हेल्प से, लेकिन तब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी पानी को खींचा जाता था और महल के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाया जाता था। अब देखिए व्हाट अ सैड साइड, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है दीवारों पर लिखना मना है, लेकिन फिर भी दीवारों पर ये देखिए क्या क्या लोगों ने लिख रखा है। हम लोग इस तरह से मॉन्यूमेंट्स को क्यों खराब करते हैं ये आज तक समझ में नहीं आया। किसी भी मॉन्यूमेंट को खराब करना, उस पर लिख देना कुछ भी, इट इज़ वेरी वेरी शेमफुल। हम अपने मॉन्यूमेंट्स को खुद ही खराब कर रहे हैं। ये मॉन्यूमेंट्स हमारी कंट्री के लिए अर्निंग का साधन होते हैं, हमारे रिच कल्चर को डिपिक्ट करते हैं और हम क्या करते हैं उस पर जाके कुछ लिख देते हैं। सो इट शोज अवर स्टूपिड बिहेवियर। Now Sridhar, what Sridhar says, oh the breeze fells, हाँ now the mehrabs, ये see the mehrabs and arcs, उसके अंदर mehrabs and arc होती हैं जिसके अंदर आप अगर कुछ सुरंग जैसी होती है जिसके अंदर आप कुछ भी बोले तो आपकी आवाज़ इको होती है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे एक पार्ट में अगर बोलोगे तो आवाज़ राजा के महल तक सुनाई पड़ेगी। मीन्स बड़ा जो इसका आर्किटेक्चर उसका सिस्टम था वो बहुत ही स्पेशल था। तो यहाँ भी ऐसे मेहराब एंड आर्क बने हुए जिसके अंदर कुछ भी बोलो तो आवाज बार बार रिफ्लेक्ट होकर सुनाई पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं इको करना या गूंजना। श्रीधर बोल रहा ओ द ब्रीज फील्स सो कूल इन दिस टनल। अब वो कह रहे इस टनल के अंदर तो हवा बहुत ठंडी है। अब शैलजा इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टे हियर। अब वो बता रही है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो सैनिक थे वो रुकते थे। श्रीधर सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज लाइक। अब देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है कि दीवार पे लिखना मना है, लेकिन वॉल में स्टूपिड लोगों ने कुछ ना कुछ लिख रखा है कि बोर्ड पे क्या लिखा है और वॉल कैसी है। ओ think how this wall has seen thousands of years go by.
It was seen kings and queens, horses and elephants, wars and peace, but we have spoiled it in just a few years. अब देखिए इन दीवारों ने कितनी हिस्ट्री को देखा, कितने राजाओं को देखा, कितने सारे इसमें राजा आए, रूल करके चले गए, कितनी डायनास्टीज आई, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अब उसको हम फटाफट कुछ ना कुछ लिख के स्पॉइल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। हमें अपने देश के मॉन्यूमेंट्स की रक्षा खुद करनी चाहिए और हम अपने ही हाथों से उसे बर्बाद कर देते हैं। कल्याणी, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई काइंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द पैलेस लाइक दिस। अब बेटा इस तरह से किसी पैलेस पे जाके अपना नाम लिखने से क्या मिल जाता है? क्या वो पैलेस आपका हो जाएगा? नहीं, दैट शोज योर स्टूपिड बिहेवियर एंड दैट शोज अवर इलिटरेट नेचर, कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी हम पूरी तरह से इलिटरेट हैं। नाउ क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन दैट टाइम। अब कहते हैं एक बार अपनी आंखें बंद करो और उस टाइम के बारे में इमेजिन करो कि वो टाइम कैसा होगा जब गोलकोंडा में राजा रहता था, उसकी लाइफ कैसी होगी। हम कोई ऐसा प्ले भी कर सकते हैं और डिफरेंट जो कार्विंग्स बनी हुई हैं, पिक्चर्स बने हुए हैं, उससे हमें पता चलता है कि राजा कैसे कपड़े पहनता था। अब वो इतना चिंतित क्यों दिख रहा है? क्योंकि जब राजा को पता चला उस पर औरंगज़ेब ने अटैक किया तो राजा थोड़ा चिंता में था। तो इमेजिन द रूम्स इन द पैलेस, व्हाट ब्यूटीफुल कारपेट एंड कर्टन्स, फाउंटेन ऑन द टेरेस। अब देखिए जब अभी हमको पैलेस इतना कितना अच्छा दिख रहा है, तो तब जब पैलेस में लोग रहते होंगे तब लाइफ कितनी लैविशिंग होगी। कितने सुंदर पर्दे, अभी भी उसमें फाउंटेन है, तो कितनी सुंदर सुंदर बाग और उसके अंदर अच्छे अच्छे फ्लावर्स, कितनी सुंदर सुंदर स्मेल राजा के महल तक पहुंचती होगी, तो कितनी लैविशिंग लाइफ होगी। अब इसके अंदर डिफरेंट फैक्ट्रीज भी हैं, मीन्स ज़रूरत की सारी चीज़ें फोर्ट के अंदर ही बना ली जाती थीं। अब देखिए फैक्ट्रीज में देखो कि कैसे लोग वहाँ पे क्या पहनते थे, तो ये भी हमें इन पिक्चर्स को देखकर पता चलता है। लुक हियर हाउ फाइनली दीज क्राफ्ट्समैन आर कार्विंग द स्टोन्स यूजिंग ए चिजल एंड हैमर। अब देखिए जो क्राफ्ट्समैन होते थे वो केवल छेनी और हथौड़ी, चिजल एंड हैमर से दीवारों पर इतनी सुंदर सुंदर कार्विंग्स कर देते थे। अब देखिए तभी हमें स्टोन डस्ट जो है वो एयर में हल्की हल्की उस समय आती होगी, लेकिन वो डस्ट क्या करती है? डू यू थिंक दैट दैट स्टोन डस्ट वुड हार्म देम इन सम वे? देखिए जब पैलेस बनता है उस समय तो डस्ट उड़ती होगी, लेकिन राजा तो उसमें पैलेस के बनने के बाद आता होगा, तो तब तक तो स्टोन डस्ट वगैरह बिल्कुल बारिश वारिश के बाद डस्ट तो ख़त्म हो जाती होगी, दैट सेटल्स ऑन द ग्राउंड। तो इस तरह से उस समय तो फिर स्टोन डस्ट से राजा को कोई नुकसान नहीं होता होगा। फिर देखिए म्यूज़ियम, गोलकोंडा की डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिक चीज़ें हैं उनको लेकर म्यूज़ियम भी हैदराबाद में है। उसमें बहुत सारे ओल्ड आइटम्स और पुराने समय के पॉट्स, ज्वेलरी, तलवारें और जो भी चीज़ें यूज़ होती थी उन सब का म्यूज़ियम बनाया गया, जिससे कि लोग उन्हें आएँ, विजिट करें और उन्हें पुराने पीपल की लाइफ के बारे में पता चल सके। शैलजा, वाई आर दीज ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉट kept in Almira? See that small plate of bronze. The blue piece seems to be made up of ceramic clay. Didi, it is through all these things that we come to know how people of those time lived, what they used, and what things they made. If all these would not have been kept here, how would you know so much about those times? अब देखिए पुराने समय की जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें म्यूज़ियम में रख के उनको सेव कर लिया जाता है, चाहे वो बर्तनों के पीस हों या किसी हथियार के छोटे छोटे टुकड़े या कोई स्पेशल एंटीक पीसेस के टुकड़े या कोई एंटीक पीस, सब पुरानी चीज़ों को म्यूज़ियम में रख लिया जाता है और उसके बारे में नॉलेज भी प्रोवाइड की जाती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशंस भी प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि आगे आने वाले लोगों की लाइफ, पुराने लोगों की लाइफ के बारे में पता चल सके। फिर व्हाट काइंड ऑफ पॉट यू सी अराउंड यू। अब हमें तो आजकल स्टील के ही पॉट ज़्यादातर दिखाई पड़ते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द अदर काइंड ऑफ पॉट्स एंड पैन्स दे यूज्ड इन दियर टाइम। अब पुराने समय में ग्रैंड पेरेंट्स से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा ब्रॉन्ज एंड ब्रास ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, और आयरन के भी पॉट्स यूज़ होते थे, और बहुत पुराने टाइम पे क्ले के भी पॉट यूज़ होते थे। हैव यू एवर बीन टू सम म्यूजियम और हर्ड अबाउट इट? देन व्हाट
व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन द म्यूजियम। बच्चों आपने कोई म्यूजियम विजिट किया हो तो उसके बारे में बताइए, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि उस म्यूजियम के बारे में आपको बताने हैं कि आप कहाँ गए थे, और वो आपने किस मॉन्यूमेंट या किस बिल्डिंग को स्टडी किया था, वो कितना पुराना है, उसके बारे में क्या स्टोरी आपको पता है, और वो उस म्यूज़ियम को किसने बनवाया, और उस म्यूज़ियम का कलर क्या था। वैसे डिफरेंट चीज़ें आपको बतानी हैं। अब मेक योर ओन म्यूज़ियम। बच्चों आप भी पुरानी चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ तो कुछ नोट्स हमारे यहाँ चलने बंद हो गए, तो उन पुराने नोट्स को हम अपने अपने घरों में एक अपने म्यूज़ियम में बना के रख सकते हैं। हम जो डाक टिकट्स होती हैं उनको एज अ म्यूज़ियम अपने घर में रख सकते हैं। जो पुराने बर्तन जो हमारी दादी बाबा के ज़माने के हों उनको भी हम अपने घर में एक रख सकते हैं, एक रूम बना सकते हैं, और इन पुरानी चीज़ों का भी एक म्यूज़ियम रख सकते हैं। उसके बारे में हम एक राइटअप भी लिख सकते हैं, और वो राइटअप जो हमारी आने वाली जनरेशन्स होंगी वो आकर देखेंगी। आप कभी अपने स्कूल में भी ऐसे आइटम सारे बच्चे इकट्ठे करके एक अपने स्कूल में भी एग्जीबिशन लगा सकते हो। अब देखिए ये पेंटिंग भी एक किसी बिल्डिंग के बनने के बारे में ये पेंटिंग है, और ये 5 ईयर्स ओल्ड है ना, ये 5 ईयर्स ओल्ड है, और इस बिल्डिंग में देखिए डिफरेंट लोग क्या क्या कर रहे हैं। अब ये देखिए ये ऊंचे ऊंचे जो पिलर्स होते हैं उनको ऊपर पोर्शन में पहुंचाने के लिए कुछ स्लोप्स का यूज़ करते हैं, कुछ ढाल जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। इस तरह से ये हैवी ह्यूज पिलर्स जो होते हैं वो ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो उस समय के आर्किटेक्चर के बारे में ये पेंटिंग बहुत कुछ बताती है। ओके, और उस समय पानी को कैरी करने के लिए क्या यूज़ किया जाते थे, लेदर बैग, मशक यूज़ किए जाते थे। ठीक है, जैसे आज हम लोग जो वाटर बॉटल्स यूज़ करते हैं या कूल कीपर्स यूज़ करते हैं जिसमें हमें पानी का टेम्परेचर वैसे ही बना रहता है, तो उस समय लेदर बैग यूज़ होते थे जिसमें पानी का टेम्परेचर वैसा ही बना रहता था। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।